Hello guys, my name is Arvind Kaushik and you are watching me on the Coaching Zone Plus YouTube official channel। तो अब हम तो बच्चों हम जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, ये फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट है। इसके अब तक 3 वीडियो आ चुके हैं, ये हमारा 4th वीडियो है। आज का 4th वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि जो आपकी 12th की फिजिक्स है वो मेन स्टार्ट ही यहीं से होगी। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, इसने क्या कहा था कूलम्ब सर ने कि जैसे दो भी कोई भी 2 चार्जेस हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी होगी उसका मैग्नीट्यूड उन्होंने बताया था कि इसका मैग्नीट्यूड ये निकल के आएगा। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग कूलम्ब लॉ पढ़ने से पहले आप न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ो। ठीक है, ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने क्लास 11th में पढ़ा था, याद है ना? क्लास 11th में क्या पढ़ा था आपने? आपने ये पढ़ा था कि भी ग्रेविटेशन में न्यूटन सर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अगर मैं कोई भी 2 बॉडी लेता हूं, कोई भी 2 पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये मान लो ये मास m1 है, ये मास m2 है, इनके बीच में r क्या है? ये m1 कोमा m2 r क्या है? पॉइंट मासेस, पॉइंट मासेस। अब देखो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये पॉइंट मास क्या होता है। ठीक है, देखो पॉइंट मास वो होता है, देखो पॉइंट मास, एक पॉइंट मास हो ऐसा जरूरी नहीं हो, पॉइंट मास मतलब छोटा सा मास हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो पॉइंट मास का मतलब ये होता है कि उसका साइज, किसी भी मास का साइज उनका जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन है बिटवीन द 2 चार्जेस, ठीक है, वो काफी छोटा हो इससे। ठीक है, मतलब आप अगर मान लो इसका साइज अगर r डैश है तो r इज वेरी 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 ग्रेटर देन r डैश। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई बिल्कुल पॉइंट मास मतलब बिल्कुल छोटा सा मास, ऐसा होना जरूरी नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो, देखो जैसे हम लोग अर्थ पे हैं, हम यहाँ से स्टार्स को देखते हैं। ठीक है, अब स्टार्स हमारे लिए क्या है? बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, हालांकि उनका साइज क्या होता है? काफी बड़ा होता है। ठीक है ना, उनका साइज काफी बड़ा होता है। जैसे सन है और अर्थ है, सन और अर्थ देखो कितनी बड़ी बड़ी हैं, बट उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ सेपरेशन है वो बहुत ज्यादा है उनके साइज से। ठीक है, तो वे दोनों बॉडीज मतलब अर्थ और सन दोनों क्या हो सकते हैं? दोनों पॉइंट मासेस की तरह एक्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो जो ये जो लॉ था ये मेनली पॉइंट मासेस के लिए ही एप्लीकेबल था। ठीक है, अगर 2 ऑब्जेक्ट पास पास अगर हो तो वहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं था, बट फिर भी क्या है, एक जैसे न्यूमेरिकल्स में वो अज्यूम करवा सकता है कि पॉइंट मास मान लो और कर लो। ठीक है, तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ग्रेविटी, ये न्यूटन सर ने क्या कहा था? न्यूटन सर ने कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, पॉइंट मासेस होगी, ठीक है ना, वो क्या होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट होगी, ये था। और जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगी, ये थी। ठीक है, अब इनको समअप करने के बाद F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हटाने के लिए एक जी लगाया था उन्होंने, तो इनटू में m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आपने यहां तक पढ़ा था। ठीक है, आपने ये पढ़ा था। अब आर स्क्वायर है तो ये क्या था? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, अब देखो जो ये चीज थी, और उन्होंने ये कहा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर की होगी। मतलब उन्होंने ये कहा था कि इस यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, देखो वैसे तो सब कर सकते हैं, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुल 2 ही ऑब्जेक्ट होंगे जो कि एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये 2 कोई भी ये हैं ऑब्जेक्ट, ये इस टाइम पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो अब देखो ध्यान से, अब इसके सेंटर से यहां फोर्स आएगी। ठीक है, इधर की तरफ आएगी। ये कौन सी फोर्स है? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यहाँ पे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो तो क्या हो गई, ये नेचर देखो इनका दोनों का इक्वल है। ठीक है, अगर देखो मैं F12 माइनस
F21, मतलब देखो ये इक्वल है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करूं तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल है, अगर मैं मोड में ले दूंगा तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, तो मोड F12 इक्वल टू F21 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये क्या अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लग रही है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो ये फोर्स हमारी, ये हमारी कौन सी है, सेंट्रल फोर्स है, मैं बोलता हूं सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल फोर्सेज हैं ये, ठीक है, सेंट्रल फोर्सेज हैं। अब एक और बात है जो यहाँ पे थी, ग्रेविटेशन में बात करी थी उन्होंने, उन्होंने देखो जो ये जी कहा था ना, जी, ये जी था यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, जी था यूनिवर्सल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मेरे ख्याल से 6.67 इंटू 10⁻11 थी, ठीक है। अगर इसकी यूनिट की बात करो तो देखो यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने इतना देख लिया था, ठीक है। इसकी बिल्कुल पैरेलल ही कूलम सर ने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया था, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ में क्या था, उन्होंने ये कहा था कि जब भी कोई 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, 2 पॉइंट चार्जेस होंगे, मान लो मैं ये मान लेता हूं ये है Q1 और ये है Q2, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, एंड दीज टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस कॉल्ड r, ठीक है। तो कूलम सर ने क्या कहा था, देखो कूलम सर एक्चुअली ना बिल्कुल न्यूटन सर से ही इंस्पायर थे, बिल्कुल एज इट इज इंस्पायर थे। उन्होंने सोचा कि भाई अगर दो मासेस में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो चार्जेस में भी हो सकता है, ट्राई करके देखेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था, जैसे देखा था कि भाई नेगेटिव चार्ज नेगेटिव को रिपेल कर रहा था, तो यहाँ पे क्या था, रिपल्शन था, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पे भी ये लॉ एप्लीकेबल हो सकता है, उन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी और ये काफी सक्सेसफुल हुए, और इसी लॉ ने पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही बना डाली, ठीक है ना, जो भी हम आज पढ़ रहे हैं इन्हीं सर की वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो कूलम्स लॉ में क्या है, उन्होंने बिल्कुल सेम ऐसे ही कहा कि जो फोर्स है भाई, है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि भाई ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिया था। हालांकि पहले उसने 1/r करके देखा, फिर कुछ बढ़ा घटा के देखा, उसकी वैल्यू मैच नहीं कर पाई, तब उन्होंने जब आर स्क्वायर लिया था तब उसकी वैल्यू मैचअप हो पाई थी कांस्टेंट लेने के बावजूद भी, ठीक है। तो अब अगर इन दोनों को आप लोग कंबाइन करोगे तो कंबाइन करने के बाद देखो हमारा क्या होगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट लिया, उसका नाम उन्होंने k डाला, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें देखो ये बहुत ज्यादा पढ़ना है, और k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है भाई, एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपका परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू देखो चेंज होती रहेगी, इसके बारे में हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। अब देखो जैसे जो ये दो चार्जेस थे, तो इन्होंने किस तरीके से डिफाइन किया फोर्स को, इसने देखो जैसे ग्रेविटेशन फोर्स में क्या था, उधर क्या था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 पॉइंट मासेस, वहां तो सिर्फ अट्रैक्शन हुआ, क्यों, क्योंकि वहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मासेस थे उनमें अट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि वहां पे तो चार मास तो कोई दो टाइप का होता नहीं, मास तो मास ही होता है ना। अब चार्ज हमारा क्या होता है, चार्ज हमारा दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो वहां पे जो फोर्स थी वो सिर्फ अट्रैक्शन थी, बट इधर क्या है कूलम्स में, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों होंगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया इस फोर्स को कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिखी, ठीक है। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे k लगा दिया। k हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है जो कि डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में अलग अलग हो जाएगा।
तो देखो जो यहाँ पे जो हमारी फोर्स थी इधर ग्रेविटेशन में, ये फोर्स मेरी, ये फोर्स है जो, ये क्या हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम, ठीक है। मतलब अभी अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट में एक फोर्स मान लो कुछ वैल्यू है, अब यहाँ पे आंधी लो, तूफान लो, पानी लो, कुछ भी लो, वो फोर्स चेंज होने वाले नहीं। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस का काफी कुछ काम है, पर जो यहाँ पे फोर्स होगी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंड्स अपॉन दी क्या, मीडियम, मीडियम, ठीक है। अब देखो दोनों सेम काइंड ऑफ चार्जेस हैं, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे। तो देखो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इधर की तरफ कहां क्या लगेगी, एफ ऑन वन ड्यू टू टू, ये मैं अगर वेक्टर वाइज ले रहा हूं तो इधर क्या होगा, ये इधर लगेगी, एफ ऑन टू ड्यू टू वन, ये तो तुम्हें लग नहीं रहा यार, देखो दोनों बिल्कुल इक्वल है और क्या है, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो यहां पे जो है हमारी F12 वेक्टर वाइज इज इक्वल टू माइनस F21, इस तरीके से होगा, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं इनका, तो F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो मतलब ये है कि जो मैं फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है या फिर फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन है, वो ये इक्वल है, ठीक है। तो मतलब देखो ये दोनों की वैल्यू अलग नहीं हो सकती, क्या चाहे आप Q1 बड़ा ले लो तो छोटा ले लो, ठीक है। अगर देखो अगर आप Q1 काफी बड़ा ले लोगे तो ध्यान से देखो, अगर ये बड़ा ले लिया तो क्या होगा, जो F12 है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखो मैग्नीट्यूड जो इसका होगा वो इसी के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो चाहे एक्सप्रेशन इसका हो चाहे इसका हो, दोनों चार्जेस आएंगे, दोनों चार्जेस अगर आएंगे तो क्या, चाहे Q1 इंटू Q2 लिखो या फिर Q2 इंटू Q1 लिखो, बात एक ही होगी, ठीक है ना। तो देखो ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स है वो डिपेंडेंट अपॉन मीडियम है। और एक चीज और देखो यहां से, अगर देखो ये दोनों बिल्कुल इक्वल है तो ऐसा हमने कहां पढ़ा था, ऐसा हमने देखो न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था, थर्ड लॉ, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था, तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या, हमारा एक्शन रिएक्शन पेयर, देखो है ना, बोल सकते हैं ना, मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। और एक बात और देखो, अब जो भी ये फोर्सेस हो रही हैं, ये क्या हो रही है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर लग रही है, देखो ध्यान से, है ना, सेंटर के अलोंग लग रही है, देखो ठीक है ना, अलोंग द सेंटर के लग रही है। तो मैं कह सकता हूं यहां पे ये फोर्सेस क्या हमारी, दीज फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। अभी आप इतना नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज लिखवाता हूं कि भाई कूलम्स लॉ की प्रॉपर्टीज क्या थी, ठीक है बच्चों। और देखो जो वो के की वैल्यू थी ना, के की वैल्यू अपने जो हमारा फ्री स्पेस जब हम एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए लेंगे तो उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। और उसकी यूनिट क्या होगी, उसकी यूनिट देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। देखो यहां से ले सकते हो आप F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी। तो बच्चों देखो अब ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्स लॉ है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, ये कुछ प्रॉपर्टीज तो मैं आपको करवा चुका हूं, आप फिर भी इनको फटाफट देखिए। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, दीज फोर्सेज एक्ट ऑन द टू चार्जेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फोर्स होगी वो बिटवीन द टू चार्जेस होगी, याद रखो। क्या था ना, देखो जैसे वही क्या होगा हमारा F जैसे 1 2 ये किया था, या फिर हमने क्या किया था F21 किया था ना, कि भाई अगर एक टाइम पे इन्हीं पे फोर्स लगेगी, ऐसा नहीं होगा। अगर मान लो ये अगर 2 3 चार्ज यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे, एक ये चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, तो एक टाइम पे या तो देखो इन दोनों में लगेगी, ठीक है, या तो इन दोनों में लगेगी फोर्स, ये कूलम्स लॉ को फोर्स, या फिर इसमें लगेगी, ठीक है। मतलब एक टाइम पे दोनों में नहीं लगेगा, मतलब एक टाइम पे हम कुल दो ही पॉइंट चार्जेस को ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बोथ चार्जेस इज अपोजिट टू ईच अदर। ये देखो क्या है, जो डायरेक्शन होगी दोनों की अपोजिट होगी, हमेशा याद रखना। अगर देखो यहाँ पे
प्लस का Q1 है, इधर प्लस का Q2 चार्ज है। तो देखो अगर मान लो इस तरीके से मैं दिखूं यहाँ पे, तो देखो इसकी वजह से इस पे, इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, उधर लगेगा, और इसकी वजह से इस पे कहाँ लगेगा, उधर लगेगा। अगर मान लो मैं Q1 को माइनस Q1 ले लेता हूं, ठीक है, और इसको प्लस का Q2 ले लेता हूं, तो देखो इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगा, इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा, और इसकी वजह से इस पे फोर्स इधर लगेगा। देखो अभी भी क्या है, अभी भी तो अपोजिट ही है, ठीक है ना। देखो जब जब दोनों फोर्स ऐसे लगे तो ये क्या, ये हमारा सिमिलर होता है, ये क्या हमारा अपोजिट, या तो ऐसे लगे या फिर ऐसे लगे, तो दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट हो चुका है। अब ये देखो F डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड मैग्नीट्यूड रिमेन सेम। देखो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, और जो क्या ये मीडियम पे डिपेंड करता है। आपको बता देना है मैंने कि जो F होता है आपका K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, जो ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट क्या होता है हमारा, डिपेंड अपॉन द मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। अब बताया था आपको हमेशा क्या है, ये फोर्सेस हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होती है, ठीक है ना। अब जैसे इधर नहीं जाती, इधर नहीं जाती, हमेशा क्या होती है, इस तरीके से जाती है अलोंग द सेंटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, इनको, इन फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं, और मैं ये बात मैं आपको बता चुका हूं। देखो फिफ्थ पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, हालांकि इसकी थोड़ी सी झलक तुमने देख ली थी उधर उस वाले पॉइंट पे, ठीक है। देखो ये क्या है, ये कह रहा है द फोर्स ऑन, ये कह रहा है द फोर्स ऑन टू, द फोर्स ऑन 2 पॉइंट चार्जेस, द फोर्स ऑन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस, ठीक है। एक बार फिर देख लो, ये कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है ना। ये वाली ये बात कह रहा है कि अगर देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे क्या एक मान लो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे एक और पॉइंट चार्ज है, मान लो इसको बोल देता हूं मैं, मान लो ये हमारा Q1 है, ये बोल दूंगा Q2 है। अब यहाँ पे बोल दूं मैं हमारा Q3 है, ठीक है, Q3। देखो अगर मैं, देखो इन दोनों के बीच में अगर मैं फोर्स निकालना चाहूंगा, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लगेगी, यहां लगेगी, क्या लगेगी वो, F12 लगेगी, ठीक है। और इसकी वजह से इस पे उधर लगेगी क्या, हमारी F21, ठीक है। तो देखो अब एक चार्ज और रखा था वहां पे, उसकी वजह से इस F12 पे कोई फर्क पड़ा क्या, देखो F12 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे उतना ही होगा, क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे F12 का मैग्नीट्यूड वही होगा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, अगर ये R डिस्टेंस है, ठीक है। तो जो थर्ड चार्ज प्रेजेंट है इसके आसपास, उसके ये जो दो पॉइंट के बीच में जो फोर्सेस है वो इंडिपेंडेंट है इसके प्रेजेंस या फिर एब्सेंस के, ठीक है। आप कैसे सर, तो फिर ये करेगा क्या है, देखो ये जो है यहाँ पे सिस्टम, मतलब जो हमारा चार्ज नंबर 1 है, इस पे ओवरऑल फोर्स को बढ़ाएगा, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से, देखो ध्यान से अगर मैं इसको यहाँ पे मिला देता हूं, तो देखो यहाँ पे एक फोर्स आ जाएगी, क्या हो जाएगा फोर्स, ये फोर्स देखो अलोंग द सेंटर लगेगी, अलोंग द सेंटर लगेगी ये फोर्स, ठीक है। ये फोर्स क्या होगी हमारी F13 लगेगी, F13, ठीक है। तो जो हमारा सिस्टम, जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था, इस पे नेट फोर्स बढ़ जाएगी, क्या है, इस पे नेट फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये वाला पॉइंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो देखो अब आपको मैं एक दो न्यूमेरिकल करवा देता हूं इसके ऊपर, और इसके न्यूमेरिकल काफी इजी रहते हैं, ठीक है। तो देखो अगर देखो मैं इस तरीके से अगर एक सिस्टम लेता हूं आपके लिए, एक ट्राइंगल है ये, ठीक है। ये ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये, क्या हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और इसके एज जो है ए है, ठीक है। और यहाँ पे चार्ज आपने रखा Q Q और Q, ठीक है। आपको अगर मान लो ये सिस्टम 1 है, तो आपको ना नेट फोर्स निकालना, आपको नेट फोर्स ऑन चार्ज 1,
तो आपको देखो नेट फोर्स निकालना है यहाँ पे इस वन पे, तो निकाल सकते हो यहाँ पे, ये हमारा क्यू है भाई। इस पे नेट फोर्स निकाल दो भाई, क्या होगी, ट्राई करोगे, करवाता हूं, देखो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, देखो जो ये वाला फोर्स, ये वाला जो चार्ज है, ये वाला अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग देता हूं, अगर 1 इसको मैं 2 देता हूं, इसको मैं 3 देता हूं मान लो, ठीक है, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी इधर, और वो फोर्स क्या होगी हमारी, F on 1 ड्यू टू 2, ये होगी, होगी ना, और इसकी वजह से इस पे फोर्स कहाँ लगेगी, यहां लगेगी, क्या होगी हमारी, F1 on ड्यू टू 3, ये ठीक है। और ये एंगल कितने होंगे भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंगल 60 डिग्री होगा, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 60 डिग्री ही होगा। तो हमारा जो नेट होगा इन दोनों का नेट, तो ये बताओ हमारा जो F, ध्यान से देखो, हमारा जो F13 है, F13 इक्वल टू F12 नहीं होगा भाई, K Q Q बाई A स्क्वायर होगा यहाँ पे, है ना, तो K Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, देखो ध्यान से, है ना, हर जगह Q Q ले रखा है। तो आपने क्लास 11th में अगर इसका रिजल्टेंट निकालना था, तो रिजल्टेंट कैसे है, R निकलेगा, तो R क्या होगा, R इज इक्वल टू, था ना हमारा, जैसे ये था हमारा A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा, ये था, और थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो हमारे कौन से F12 और F13 है, और यहाँ पे एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पे पुट करोगे, देखो अब मान लो मैं F, यहाँ पे इनको F ही मान लेता हूँ, ठीक है ना, F मान लेता हूँ, तो R क्या होगा हमारा, R इज इक्वल टू अंडर द रूट F स्क्वायर प्लस में F स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर कोस 60 कितना होता है, कोस 60 आपका 1/2 होता है मेरे ख्याल से, है ना, इससे ये गया तो 3F स्क्वायर, तो मतलब क्या रूट 3F, ठीक है, और F की वैल्यू क्या है, रूट 3 इंटू में K Q स्क्वायर बाय R A स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू हुई, ये हमारा क्या है, ये मान लो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है ये, और इनके चारों कॉर्नर पे Q Q Q और Q चार्ज रखा है, ठीक है, और इनके बीच में डिस्टेंस जो है ये है आपका R, ये R है, ठीक है, R है। आपको निकालना है कि भी नेट फोर्स ऑन चार्ज 1, इस पे निकालो, ये आपका चार्ज नंबर 1 है, इस पे नेट फोर्स निकाल दो, निकाल सकते हो, इस पे नेट फोर्स निकाल दो, कैसे निकलेगी, ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, ठीक है, कर लिया। तो देखो मैं करता हूं भाई, इस पे देखो क्या होगा, इस पे ध्यान से देखो, इस 1 पे देखो, इसकी वजह से अगर मैं नंबरिंग करता हूं यहां पे देखो 1, इसको 2 देता हूं, इसको 3 देता हूं, इसको 4 देता हूं, ध्यान से देखो, अब देखो जो ये वाला होगा, है ना, अब इसकी वजह से इधर आएगी फोर्स, ये भाई F on 1 ड्यू टू 2, ये इधर आएगी, और इसकी वजह से एक फोर्स इधर आएगी ना, ये आएगी भाई, तो F on 1 ड्यू टू 4, ये इधर आया, आई ना, तो ये चार्ज हमारा Q है, सही है। तो देखो अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालोगे, तो देखो बिल्कुल, अब देखो F14 और F12 दोनों इक्वल है, क्योंकि देखो चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो हमारा क्या होगा, F14 मतलब F14 इक्वल टू F12 हमारा K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, ये आएगा। तो देखो अगर ये दोनों बिल्कुल इक्वल है, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, बिल्कुल 45 डिग्री पे आएगा भाई, ठीक है। तो F आपका नेट हो जाएगा ये है ना, इन दोनों का वो आएगा इधर इसके अलोंग, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी अगर तुम निकालना चाहो, तो हमारा क्या होगा, F नेट इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर द रूट, है ना, इन दोनों का स्क्वायर, इसको F मान लेता हूं, इनको अगर मैं F ही मान लूं, तो क्या होगा हमारा F स्क्वायर प्लस में F स्क्वायर प्लस में 2F स्क्वायर इंटू में कोस 90 डिग्री, कोस 90, देखो इनके बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री है ना, तो कोस 90 मेरे ख्याल से 0 होता है, इसको हटा दो, तो दोनों हमारा क्या आ गया, ये √2F आ गया भाई, √2F आ गया। अगर ये √2F आ गया इन दोनों का, तो तुम्हें क्या लगता है आंसर यही होगा, आपको आंसर इसी तरीके से मिलेगा, पहला ऑप्शन आपको √2F ही मिलेगा, और आप सभी खुशी होगा ना, इसको लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो नेट चार्ज ऑन 1 निकालना है, ठीक है, हमने तो कुछ दोनों की वजह से निकाला हमारा, अभी ये तो रह गया, ठीक है। अब
कारण इस पे क्या होगा, देखो ध्यान से इसको मिलाओ तो देखो अब इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस कितना हुआ, देखो आप अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो पाइथागोरस लगाओगे तो मेरे ख्याल से ये √2r बन जाएगा, ठीक है। अगर √2r बन जाएगा तो देखो यहाँ पे F13 किसके बराबर हो जाएगा, F13 किसके बराबर हो जाएगा हमारा, KQ² बाई इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2r², ठीक है। तो अब हमें जो हमारा टोटल FR होगा, जो FR होगा टोटल, वो क्या होगा हमारा, ये प्लस में ये आएगा, ठीक है ना, ये प्लस में ये आएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, अब हमारा देखो ये है और ये हमारा क्या है √2, चलो इसको F लिख देता हूं मैं। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा F है, तो F/2 लिख दो, इसको लिख दो, देखो F/2, हमने इसको F माना था 2, तो इन दोनों का क्या होगा हमारा F/2 प्लस में √2F। तो अगर मैं इससे F कॉमन निकाल लेता हूं बाहर, तो हमारा क्या बचेगा अंदर, ये 1/2 प्लस में √2, ये आंसर होगा भाई, ठीक है ना, ये आंसर होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, ये हमारे बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है, काफी पहले हमारे नीट नूट में आते थे, अब वो नहीं पूछते हैं इनको, ठीक है, क्लियर है। तो अभी क्या है ना, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि मेरे को है ना एक वीडियो और लेके आना चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे, पूरे कूलम्स लॉ से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको एक वीडियो आनी चाहिए, तो मैं प्लान करूंगा वो आए, ठीक है। अदरवाइज अगर वो नहीं आई तो पहले हम थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर का, फिर आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। तो भाई मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सबको हमारे चैनल के बारे में पता लगे और सबको फायदा लगे। ओके, थैंक यू।